अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? जनसंख्या अभी हमने देखा कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। उसका कारण क्या है? स्थलाकृति कैसी है, वहां का टेरेन कैसा है? लोग हमेशा पठारों में रहना पसंद करते हैं, वो प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं, मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, पर्वतों और पठारों में कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो मैदान है वहां पर खेती हो सकती है, वहां पर आप घर बना सकते हैं, आपको अलग अलग सर्विसेज मिलेंगी, सेवा क्रियाएं मिलती है। जैसे गंगा के मैदान विश्व में के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। अगर आप इंडीज पे जाएं, आल्प्स पे जाएं, हिमालय पे, तो वहां बहुत कम लोग रहते हैं। जलवायु की बात करें तो लोग सामान्य रूप से जो ऐसी जगह रहते हैं जहां पर उनके शरीर के हिसाब से जलवायु हो, बहुत गर्म भी ना हो, बहुत ठंडा भी ना हो। अगर आप कनाडा के एरिया में रह रहे हैं, यूके के एरिया में रह रहे हैं, आप देखिए कितना ठंडा होता है वहां पर। अगर आप नीचे की तरफ चले जाएं, मतलब इक्वेटर की तरफ चले जाएं, तो मरुस्थल मिलेंगे। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के जो ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, कनाडा का मैंने नाम लिया, अंटार्कटिका, यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां पर जलवायु बढ़िया है वहां पर लोगों की डेंसिटी ज्यादा है, लोग ज्यादा रहते हैं। जमीन बहुत जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि हमको तो हमारा तो पेट है, हमें खाना खाना है। खाना खाना है कहाँ से मिलेगा? वो कृषि से मिलेगा। और कृषि में बहुत सारी जनसंख्या, हमने देखा कि 50% से ज्यादा जनसंख्या विश्व की कृषि में लिप्त है, कृषि में काम करती है, कृषि में से इन्वॉल्व है। तो भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंग हो और चांगजियांग, और मिस्र में नील नदी, इसके उपजाऊ मैदान, घने बसे हुए क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। जल, पानी, जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, उनका जो फली फूली है वो हमेशा नदी के आसपास हुई है। तो लोग वहां रहना पसंद करते हैं जहां पर अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, जहां पर नमकीन पानी कम हो। तो विश्व की नदियां घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल में अगर जाएंगे पानी की कमी है, वहां आपको कम लोग मिलेंगे। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में अधिक लोग बसे हुए हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में देखें तो डायमंड वहां पर माइंस है, हीरो की खाने हैं। मध्य पूर्व में जाएं तो तेल की खोज ने इन क्षेत्रों को, लोगों को और वहां बसने में प्रेरित किया है। क्योंकि क्या होता है कि जब ये तेल एक जगह निकल गया, लेकिन उसके साथ जितने भी उद्योग जुड़े हैं वहां पर लोगों को काम मिलता है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, लोगों को सर्विसेज मिलती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक, ये भी तो कारण हो सकते हैं। आर्थिक कारण ये है कि जहां, जैसे औद्योगिक क्षेत्र की बात मैंने की, जहां औद्योगिक क्षेत्र होगी वहां पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा, तो लोग इस तरफ आएंगे, क्योंकि सबको अपनी रोजी रोटी चाहिए। जापान में ओसाका में जाइए या मुंबई देखिए, ये सारे क्षेत्र घने बसे क्षेत्र है। एक जमाने में गुड़गांव और नोएडा में बहुत कम लोग रहते थे, आज वो पूरा घना बसा हुआ है, क्योंकि वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है। सांस्कृतिक कारक क्या होगा? जैसे मान लीजिए बनारस हो गया, बनारस में जब उसका बड़ा महत्व है, आध्यात्मिक जगह है। यरूशलेम, जहां पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई है, वेटिकन सिटी देखिए आप। तो ऐसी जगह जहां पर है, लोग अपने धार्मिक इंक्लिनेशन की तरफ से भी वहां रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको धर्म और संस्कृति यहाँ खींच के लाती है। सामाजिक कारण क्या हो सकते हैं? जैसे आपको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, आवास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। जहां पर ये सब चीजें मिल जाएं, वहां आपको वो जरूर घना बसा हुआ होगा। जैसे पुणे, अब देखिए लोग क्या करते हैं, लोग गांव में जो होते हैं कस्बे में जाते हैं, कस्बे के लोग जो है शहर में जाते हैं, शहर के लोग जो है महानगर में जाते हैं, महानगर के लोग फिर विदेश जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री में जाते हैं। इस तरीके से पलायन होता है। लोग अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छी करने के लिए यहां से वहां जाते हैं, जिसमें रोजगार हो, जिसमें ये सारी व्यवस्थाएं हो। अब जनसंख्या परिवर्तन क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास एक अवधि है, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 10 साल आपने मान लिया, उसमें लोगों का कितना परिवर्तन हो रहा है। तो विश्व की जनसंख्या स्थिर तो नहीं है, ये बढ़ रही है। जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा कैसे ये बढ़ रही है। तो यहां कैसे हो रहा है कि आप एक समय कितने थे और आज हम कितने हो गए, कितने मिलियन हो गए, ये एक नंबर है। आज अगर आज की तुलना करें तो बहुत ज्यादा हो गए हम लोग। कहने का मतलब ये है 8,525, और अगर ये हम हो गए 2025 में इतने हो जाएंगे। 2025 की बात हो रही है, अभी से दो चार साल बाकी बाद में है। अब देखिए कि अगर हम देखें कि किस समय क्या हुआ था, 1800 सदी में कितना था, मतलब 1800 ईयर में क्या था, 1900 में क्या था, 1985 देख लीजिए, 2500, अब हम कुल मिला के 6000 मिलियन बढ़ चुके हैं। ये बढ़ने का कारण क्या है?
क्यों इतने बढ़ रहे हैं? इसका कारण यह है कि जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि, जब से मैंने 1800 की बात की, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब बच्चे जन्म लेते थे तो बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती थी, बहुत कम कम आगे बढ़ पाते थे, यानी कि जीवित रह पाते थे। अब वहां वो कारण क्या था? उसका कारण यह था कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, कोई वैक्सीनेशन नहीं था, साफ सुथरापना नहीं था, भोजन नहीं मिल पाता था, और लोग सक्षम भी नहीं थे अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो पा रही थी। अब 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 साल बाद देखें 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? 3 अरब। कहां 1 अरब, कहां 3 अरब, यानी कि तिगुना हो गई। इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। 1999 में 1999 में 30 वर्ष की अवधि से जो कम है उनकी जनसंख्या दुगनी, यानी कि 6 अरब हो गई। क्या कारण था इसका? खाद्य आपूर्ति, लोगों को खाना मिलने लगा, औषधि मिलने लगी, यानी कि उनको दवाइयां मिलने लगी। इसके कारण जो मृत्यु की दर है, जो लोग जो जीवन जिनका खत्म हो रहा है, वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें मिल गई, लेकिन जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रहा। अब देखिए मैं बताता हूं आपको, इसको इस तरीके से समझिए। पहले मैं आपको ये चीज बता दूं, क्योंकि ये जन्म दर से रिलेटेड है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर से आंका जाता है। कैसे? जन्म दर क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से मापा जाता है। मृत्यु दर को भी प्रति 1000 व्यक्तियों के मृतकों की संख्या से मापा जाता है। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, पहले आपको बताता हूं कि ये जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। मान लीजिए जन्म दर क्या है? प्रति 1000, मृत्यु दर प्रति 1000। तो प्रति 1000 में, यानी कि प्रति 1000 में जो जन्म दर है, जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्म व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, मृत्यु दर मतलब मृतकों की संख्या, व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या, यानी कि 1000 में से मान लीजिए 100 मृतक है, और 1000 में से जो जन्म हो रहा है, जैसे प्रति व्यक्ति, इन व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या 1000 पैदा हो रहे हैं, इसमें से कितने जीवित रह रहे हैं? 900। तो आप देखिए ये जो संख्या है इसको हम जन्म दर कहते हैं, ये जो संख्या है इसको हम मृत्यु दर कहते हैं। तो ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, जो हमने सब डिस्कशन किया, उसका मेन चीज ये है कि पहले क्या होते थे, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उनमें से 90, इस जमाने में 90 मर जाते थे, तो बचे कितने? 10। जनसंख्या कितनी? 10 के हिसाब से बढ़ रही थी। अब 100 बच्चों में 90 जीते हैं, केवल 10 मरते हैं। तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? 90 के हिसाब से। तो 10 केवल पहले जीवित रह पाते थे, जिंदगी में आगे बढ़ते थे, और अब 90 से ज्यादा, अब मैं 90 भी नहीं कहूंगा, मैं तो 99 कहूंगा, जिस हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं। हमारा देश पोलियो फ्री है, हमारा देश टीबी ऑलमोस्ट निकल चुकी है हमारे देश से। आप सोचिए, एक जमाने में केवल लोग हैजे से मर जाते थे, प्लेग से मर जाते थे। प्रवास क्या होता है? प्रवास मतलब यहां से वहां जाना, लोगों का आने जाने को हम प्रवास कहते हैं। तो जन्म और जो मृत्यु है जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, यानी कि आदमी जन्म लेता है, जन्म उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई भी ऐसा आदमी आज तक पैदा नहीं हुआ जो ना मरा। एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। अब हम जन्म दर निकालेंगे और मृत्यु दर निकालेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे, और इनका जो सब्ट्रैक्शन निकालेंगे उसे ही हम प्राकृतिक वृद्धि दर कह रहे हैं, कि कितने लोग जीवित रहे, कितने लोग का मृत्यु हो गई, उनके दर को हम माइनस करेंगे, तब हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर आता है। तो एक चीज आपको बताता चलूं कि जीवन प्रत्याशा ये क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। आज देखिए कि पहले क्या होता था कि लोग काफी लंबे समय तक जीते थे। जो अगर जी गया, जो बच्चा पैदा हो गया, वो कम से कम 80-90 तक पहुंचता था। आज आप देखेंगे कि 40 साल में भी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये 40 साल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आज जो है 70 साल मान लीजिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। एक जमाने में 80 साल हुआ करती थी। अब हो सकता है कि जाके ये 65 हो जाए। औसत होती है एवरेज, कि एक आदमी 65 साल तक तो जिएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो एवरेज निकाला जाता है। कई लोग किसी भी कारणों से, प्राकृतिक हो या मैनमेड हो, उस कारणों से उनका देहांत हो सकता है। तो जो आया है वो जाएगा जरूर। अब अगर ये जो
प्राकृतिक वृद्धि दर अगर ये बढ़ रही है, इसका मतलब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप ये देखिए, मृत्यु दर से जन्म दर का अगर अधिक है, यानी मृत्यु ज्यादा हो रही है, मृत्यु कम हो रही है, जन्म ज्यादा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ेगी। क्योंकि देखिए ये 2 है और ये 2 है, 2 को माइनस कर दीजिए, 3 तो एक्स्ट्रा बच रहे हैं। इसका मतलब ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। होना ये चाहिए कि जितना जन्म दर है उतनी मृत्यु दर होनी चाहिए। इससे क्या है, जनसंख्या कांस्टेंट रहेगी, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो जाए, जन्म दर केवल 2 हो, तो इसका मतलब जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ना हम जनसंख्या कम चाहते हैं, ना हम जनसंख्या बहुत ज्यादा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनसंख्या का एक संतुलन रहे, और ये भी कि औरत और मर्द भी बराबर हो, मतलब जेंडर इक्वालिटी, मतलब बराबर हो, दोनों जेंडर का जो अमाउंट है वो बराबर हो, तभी तो आगे प्रजनन होगा और आगे जिंदगी बढ़ेगी। एक शब्द आएगा आप्रवास। जब व्यक्ति नए देश में जाता है, आप्रवास। जब हम दूसरे देश में जाते हैं, एक उत्प्रवास भी है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर जाता है। देखिएगा, जैसे अब एक साहब यहाँ पर, इंडिया है, यहां से ये कनाडा है, इंडिया से जो कनाडा गए, वो कनाडा में क्या कहलाएंगे? वो इमिग्रेंट कहलाएंगे। और जो कनाडा से इंडिया है, अगर हम इंडिया में है, तो वो क्या होंगे? जब व्यक्ति नए देश में जाता है, तो आप्रवास मतलब ये होता है कि हम नए देश में चले गए। अगर हम यहां से जाते हैं तो हम नए देश में चले गए। और जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, जब वो यहां से यहां पहुंच रहा है, तब वो आप्रवास हो गया। जब वो यहां से निकल रहा है तो उत्प्रवास हो गया। आप समझ गए? ये 2 जगह है। यहां पर जब वो पहुंचा तो वो आप्रवास हो गया, यहां से जब निकला तो वो उत्प्रवास हो गया। अब देखिएगा कि जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे देश से यहाँ आते हैं, तो इमिग्रेशन आपको क्रॉस करना पड़ता है, वो इमिग्रेशन होता है। और जब आप पहुंचते हैं तो आपका आप इमिग्रेंट कहलाते हैं किसी दूसरे देश में। अब प्रवास भी एक कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता रहता है, कि लोग इधर से उधर जाते रहते हैं। उत्प्रवासी वो लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, अप्रवासी वो लोग जो होते हैं जो देश में आते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे देश हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। आप्रवास जो इमिग्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे। सूडान एक ऐसा देश है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने और या उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। और सूडान ऐसा देश है क्योंकि जहां पर पता लग गया है, लेकिन और देश में भी लोग आ जा रहे हैं हमेशा। अब होता यह है, मैं इसका कारण बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की जो प्रवृत्ति ये है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में, मान लीजिए यहाँ वो 50,000 कमा रहे हैं, दूसरी जगह जाके वो 2 लाख कमा रहे हैं, तो क्या करेंगे? वो उस जगह पे जाएंगे, और वो उस जगह जाएंगे जो विकसित राष्ट्र होंगे, जहां पर उनको सारी फैसिलिटीज मिलेगी जो उनके देश में नहीं मिल पा रही है। तो देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में चले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्राम से हम कहाँ जाते हैं? हम शहर में पहले तो कस्बों में जाते हैं, गांव से कस्बे वाले शहर में जाते हैं, शहर से वो नगर में जाते हैं, नगर से महानगर में जाते हैं, महानगर से फिर वो कहाँ चले जाते हैं? दूसरे देश जाते हैं। तो यही है आप्रवास और उत्प्रवास।